हेलो एवरीवन। जैसा आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि हाउ चाइना इंटरफेयर्स इन इंडिया एंड कैप्चर अदर कंट्रीज। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब मैंने जो लिखा है कि चाइना इंटरफेयर्स इन इंडिया एंड कैप्चर अदर कंट्रीज, इसका पूरा मतलब है कि इंटरफेयर और कैप्चर ऐसे ही नहीं लिखा है, इसके पीछे पूरा एक रीज़न है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें अगर चाइना को समझना है तो हमें जानना पड़ेगा चाइना काम कैसे करता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो चाइना हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ पे एक ही पार्टी है, शी जिनपिंग वहाँ का प्रेसिडेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल में चाइना कम्युनिस्ट के साथ साथ एक कैपिटलिस्ट पावर भी है। चाइना कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का मिक्स्ड एक फॉर्म है, जो कि काफ़ी एक डेंजरस नेशन है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का आपको फ़र्क नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, हाउ अ मॉडर्न डे नेशन स्टेट एक्चुअली वर्क्स। उसके अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि चाइना एक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट मिक्स्ड पावर है, इसलिए वो एक ख़तरनाक कंट्री है। अब ये कैसे है? तो चाइना जो है अपनी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट रूप दोनों अलग अलग मौके के हिसाब से दिखाता है। जैसे कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका या बाकी के गरीब यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे वो कैपिटलिज्म दिखाता है क्योंकि वो उससे दब जाते हैं। लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसके अंदर आप इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर सकते हो इकोनॉमी को, तो वहाँ पे वो कम्युनिज्म दिखाता है। तो अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो पाकिस्तान में जैसे कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक ऑक्यूपाइड स्टेट है, उसमें चाइना ने उस कैप्चर टेरिटरी को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट कैसे किया? उसने वहाँ पे उनसे कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको लोन देंगे। और जैसा कि एज यूजुअल पाकिस्तान कर्जे के अंदर आ गया और उसने चाइना को वेलकम किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सब कुछ दिया, और चाइना ने लौट के कुछ नहीं दिया। साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे उसने ग्वादर पोर्ट नाम का एक नेवल बेस बना लिया है जो इंडिया से काफ़ी करीब है और इंडिया के लिए टेंशन है। हालांकि इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट भी बनाया ईरान में, जो कि एक अच्छी स्टेप थी। तो इस तरीके से एक छोटे कंट्रीज़ को कैप्चर करता है। अगर एक एग्जांपल लें श्रीलंका का, तो श्रीलंका के अंदर चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट एक नेवल बेस बनाया, फिर से वहाँ पे लोन दिया उनको। और फिर वो जब लोन नहीं चुका पाए श्रीलंका वाले, तो उनसे कहा कि आप हमें अपना जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको 100 साल के लिए दे दीजिए। अब 100 साल के लिए कोई देता नहीं है, कैप्चर ही होता है वो। तो 100 साल के लिए ले लिया और वहाँ पे अपना नेवल बेस बना लिया, जिससे वो फिर से एक बार इंडिया को काउंटर कर सके मिलिटरीली। तो इंडिया ने फिर एक स्मार्ट स्टेप लिया, वहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट से कह के हम्बन टोटा स्ट्रिप बना ली, एक एयर स्ट्रिप, जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकता है। यही तरीका है जिस तरह से चाइना छोटे मोटे कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली कैप्चर करता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, जिस टाइम पर कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, और एक वो चाइनीज़ ओरिजिन का वायरस है, तो उस टाइम पर यूरोप जो है वर्ल्ड का मोस्ट बैडली इफेक्टेड रीजन है, ख़ासतौर से इकोनॉमिकली। इस टाइम पर चाइना जो है वहाँ पे अपनी कैपिटलिस्ट पावर दिखा रहा है और यूरोप की जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी कंपनीज़ को और ब्रांड्स को ख़रीद रहा है। ख़ास तौर से इटली जैसे कंट्री, जो कि काफ़ी टाइम से इकोनॉमिकली स्लो चल रहे हैं और वीक भी है उनकी इकोनॉमी, तो वहाँ की कंपनीज़ को ख़रीद कर उनको कैप्चर कर रहा है कैपिटलिस्ट तरीके से। इसीलिए दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगली मूड है आजकल चाइना को लेकर, और हर छोटा छोटा कंट्री भी उसके अगेंस्ट खड़ा है। अब पूरी दुनिया की बात करने के बाद अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया इन सब छोटे मोटे कंट्रीज़ के मुकाबले रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर तो है ही है। इसलिए चाइना इंडिया को इकोनॉमिकली कैप्चर नहीं कर सकता और ना ही उसको काउंटर कर सकता है बिना उसके अंदर झाके। तो चाइना इस जगह पर इंडिया के अंदर अपनी कम्युनिस्ट पावर को यूज़ करता है। कैसे करता है वो इंडिया को अंदर से वीकन को करने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर से तो कर नहीं सकता है। इसके लिए वो इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइंस ढूंढता है कि इंडिया की क्या क्या वीकनेसेस हैं। जैसे कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे सेक्युलर कंट्री है, तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट है, कल्चर है, बहुत कुछ है इंडिया के अंदर। इसलिए वो इंडिया के अंदर डिफरेंट सेपरेटिस्ट को यूज़ करता है इंडिया को इंटरनली वीक करने के लिए। जैसे कि वो माओइस्ट को यूज़ करता है इंडिया के अंदर, जिससे इंडिया ने काफ़ी हद तक उन्हें कंट्रोल कर लिया है। ऐसे ही वो नक्सलवादी जो नेक्सलाइट्स हैं उनको यूज़ करता है इंडिया के लिए, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट को निकाल सके इंडिया से, क्योंकि वो समझता है वो भी उसका एरिया है। ऐसे ही वो इस्लामिक सेपरेटिस्ट को इंडिया के अंदर यूज़ करता है। ऐसे ही अगर हम सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल देखें जो कि जेएनयू का है,
तो जेएनयू के अंदर भी सेम ही चीज़ है। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वही इंडिया के अंदर नारे लगाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब ये भारत के कौन से टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं एक्चुअली सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 27 किलोमीटर्स की विड्थ का एक छोटा सा पैसेज है जिससे इंडिया और बाकी के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको जोड़ता है। अब वो टुकड़े करने के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि चाइना चाहता है कि वो नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर सके, इसलिए वो जेएनयू के अंदर और बाकी कम्युनिस्ट एरियाज जो हैं वहाँ पे नारे लगवाता है इस सब चीज़ों के। अगर हम जो रिसेंट एक इंडिया के अंदर इंसिडेंट है सीएए का, तो उसकी बात करें तो सीएए के अंदर इतना ज़्यादा वायलेंस हुई इंडिया के अंदर, वो भी बिना किसी रीज़न के और बिना किसी वजह के, जिसके अंदर ये कह दिया गया कि इंडिया से सारे मुस्लिम्स को निकाल दिया जाएगा और ये बिल जो है मुस्लिम्स को निकालने के लिए और उनके अगेंस्ट है। हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। सीएए तो अगर कोई पढ़ता ढंग से तो उसके अंदर सच में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ इंडिया के बाहर के माइनॉरिटीज़ को इंडिया के अंदर लाने के लिए था। अब इस सब से हुआ क्या, फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा इससे सिर्फ चाइना को हुआ। चाइना को क्या फ़ायदा हुआ कि जिस टाइम पे ट्रंप इंडिया के अंदर आया था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर उन्होंने एक डिस्टेबलाइज्ड मूड बना दिया, जिससे कि एक इंडिया की इमेज ख़राब हो और इंडिया के लिए बाकी डील्स करना मुश्किल हो जाए। सिर्फ यही मकसद था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा खून खराबा हो गया। एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की बातों का भरोसा ना करें, सिर्फ उस चीज़ का भरोसा करें जो आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, और ख़ास तौर से आपकी आर्मी कह रही है। आर्मी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्मी नहीं, खाली पूरी सारी आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, क्योंकि वो इकलौता एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गारंटी है लॉयल्टी की। क्योंकि पॉलिटिशियंस आते हैं इलेक्शन के बाद चले जाते हैं, लेकिन वो एक हैं जो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी भर कंट्री की लॉयल्टी में रहते हैं। तो उस पर आप कभी भी पॉइंट आउट ना करें कि ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। और आपसे एंड में यही कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरू में आपसे यही कहूँगा कि शेयर करें, भले ही सब्सक्राइब ना करें, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज सबका हक है और नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।